माजी। वो शख्स आप ही कातिल था, आप ही मकतूल, जहाँ जहाँ भी गया अपनी लाश छोड़ आया। शिराज उस्मानी उस्मानी ख़ानदान का सबसे छोटा, सबसे लाडला फ़र्द था। ना सिर्फ अपने बहन भाइयों बल्कि पूरे उस्मानी ख़ानदान में सबसे छोटे फ़र्द होने का एहसास उन्हीं को ही हासिल था, जिस वजह से उन्हें होश संभालते ही ख़ास किस्म की मोहब्बत और तवज्जो मिली थी। एक स्पेशल प्रोटोकॉल जो अमूमन ख़ानदान के सबसे बड़े या सबसे छोटे बच्चे को मिलता है। होश संभालने से लेकर जवानी की दहलीज अबूर करने तक फ़िक्र और ज़िम्मेदारी की गर्म हवा ने उन्हें छुआ तक ना था। परेशानी किस चिड़िया का नाम है, इसका तो सिरे से उन्हें पता ही ना था। ज़िंदगी के हर पल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हर फ़िक्र और अफकार से आज़ाद परिंदे की तरह जीना उनका तर्ज़ ज़िंदगी था। लापरवाही, लाउबालीपन उनकी फ़ितरत का ख़ासा था। एक और चीज़ भी उनकी फ़ितरत में गहराई तक उतरी थी, वो थी हसासियत, जिसका कभी उन्हें इदराक ही नहीं हो पाया, बल्कि इतने लोगों की खसूसी तवज्जो ने उन्हें होने ही नहीं दिया। या कहना दुरुस्त होगा कि गैर मामूली तवज्जो और अहमियत ने ही उन्हें अज़द हसास बना दिया था। वो दिन किसी तिलिस्मी ख्वाब की तरह बेहद खुशगवार थे, बेफ़िक्र, मुश्किल और मुशक्क़त की मुदाखलत से पाक। जो ख्वाहिश लबों तक आई, मायनों की तकमील की मिराज को छू गई। उनकी हर बात यूँ मानी जाती जैसे इनकार लफ्ज़ बना ही ना हो। कहीं शहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो घर समेत मुलाजिम और 4 दोस्तों तक को उनके साथ रहने की खुली इजाज़त दी गई। उन दिनों मानो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। ज़िंदगी के हर रंग को बेफ़िक्री से कशीद करते वो आखिरी तालीमी साल तक पहुँच गए, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि उनके बेफ़िक्र दिनों को नज़र लग चुकी है। तकदीर ने बिसात पलटने की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जल्द ही हर मंज़र अपने निशान समेत गुलिस्तान को सहरा, हकीकत को बदसूरत ख्वाब में बदल देने वाला था। वो कहते हैं ना, जवान जोशीले खून का जोश वैसे ही बंदिशों में नहीं बनता, और जब बंदिश कोई हो ना, तो तरबियत जितनी भी उम्दा मयार पर हो, सोबत अपना रंग गहरा छोड़ती है। एक ऐसी ही गलत सोबत ने शिराज उस्मानी की बर्बादी की कहानी का आगाज़ लिखा था। गलत सोबत की बर्बाद हवा ने कब उनकी बेफिक्र कदमों को नाइट क्लब से बदनाम गलियों के रास्ते पर डाला, उन्हें खबर तक ना हुई। दोस्तों के इसरार, शैतान की साजिश में गिरफ्तार, वो कभी नाइट क्लब तो कभी उन बदनाम गलियों में रक्स व मौसीकी की महफिल से महसूस होने अक्सर चले जाते, जहाँ बदनाम लोगों से ज़्यादा नामवर शुरफा शराब व शबाब से अपनी रातें रंगीन करने बड़ी बड़ी गाड़ियों में शान से आते थे। बेशक तरबियत पर सोहबत हावी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कभी उन गलियों में इतना और ऐसा वक्त नहीं गुजारा था कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो सके। वो वहाँ महज इतवार वाले दिन बमुश्किल घंटा भर के लिए जाते। प्रोग्राम ख़त्म होते ही दोस्तों के साथ निकल जाते। कहना गलत नहीं होगा कि उनके दोस्त ज़बरदस्ती उन्हें दोस्ती के वास्ते तरले देकर घसीटते ले जाते थे। उनकी गलती ये थी कि वो उन्हें रोकने की बजाय खुद घिसटते चले जाते उनके साथ। वो भी एक आम सी आम इतवार की रंगीन रात थी। शबाबे रक्स पूरे जोबन पर था। वही जानखेज मौसीकी से ओप कर सिगरेट नोशी के लिए बाहर निकले थे। दिमाग ख़राब, ज़ोरदार धक्के से सिगरेट नीचे गिरने पर हुर्राते हुए वो पीछे मुड़े। सॉरी। स्याह चादर में लिपटा वजूद हवास बाख्तगी से माजरत करता आगे अंधेरे में गुम हुआ। उसके पीछे ही कई मुश्तंडे गंदी गालियाँ बकते भूखे कुत्तों की तरह दौड़े। लापरवाही से शाने झाड़ते वो दूसरा सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने के बावजूद बेजारियत पर उनकी कोई अफाका नहीं हुआ तो फ़ोन निकाल कर बाहर आने का कहते दोस्तों को पार्किंग की तरफ चल दिए। पार्किंग में उन्हीं मुश्तंडों को गंदी गालियां बक इधर उधर झांकता देखकर उनकी कोफ्त और बेजारियत फिर बढ़ी थी। ऐसा तमाशा यहाँ आते हुए कई बार देख चुके थे, लिहाजा नोटिस लिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जब तक वो दोनों भी आ गए, पार्किंग से निकलकर उनकी गाड़ी गेट तक पहुंची थी कि उन्हें मुश्तंडों ने रास्ता रोक लिया। क्या तकलीफ है? वो झल्लाए थे। गाड़ी चेक करवाओ, एक ने करीब आकर कहा। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा, हम प्रीमियम गेस्ट हैं यहाँ के। भाई को पता चला इस बदतमीजी का तो चमड़ी उधड़वा देंगी तुम्हारी। फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठे फरीद ने धमकाया। अगर वो फरंगी परी नहीं मिली तो वैसे भी हमारी चमड़ी उधेड़ी ही जाएगी। बाहर निकलो अब। उन सबके लीडर ने करीब आते असर लिए बगैर कहा, तुम अरशद बहस नहीं करो, चेक कर लेने दो इन्हें। वैसे भी आज यहाँ कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मज़ीद कशीदगी मुझे नहीं चाहिए। वो फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकल गए तो बाकी दोनों को भी बाहर निकलना पड़ा। हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। दफातन खुद डिक्की खोलकर वही चादर में लिपटा वजूद दौड़ता हुआ आकर उनकी पुश्त में छुपा था। ये चिल
वो इस उफ्ताद पर सही से हैरान भी ना हो पाए थे कि एक गार्ड ने इंतहाई गलीज गाली पकड़ते हुए गर्दन से पकड़कर जानवर की तरह उस वजूद को उनसे अलग किया। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प हेल्प मी आउट। वो उनका बाजू पूरी कुव्वत से जकड़ती गिड़गिड़ाई थी। उस खूबसूरत आवाज़ में ऐसा दर्द था कि शिराज उस्मानी का हाथ बेइरादा पहलू से उठने लगा। तभी अरशद ने उनके हाथ पर हाथ रखते नफ़ी में सर हिला। शिराज, इन मामलात से हमारा दूर रहना ही बेहतर है। अरशद के कहने पर उनका हाथ पहलू में गिरा। वो मुश्तंडा सरकटे कबूतर की तरह तड़प रही लड़की को घसीटता अंदर की जानिब बढ़ने लगा। वो मुसलसल मदद की दुहाई देती मचल रही थी। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। फाटक अबूर करने से पहले हलक के बल चीख कर उनका दिल लरजाती वो शिराज उस्मानी को सन्नाटों में डाल गई थी। उसके अल्फाज की ज़रब ऐसी कारी थी कि वहाँ से निकल आने के बावजूद बार बार उन लफ्ज़ों की बाज़ गश्त उनके अंदर वहशतों का तूफान बनकर तोड़ फोड़ मचाती रही थी। सारी रात बेसकूनी से करवट पर करवट बदलते सुबह उठकर वो बिना कुछ भी सोचे उन गलियों का रुख कर चुके थे। बाई को मुंह मांगी कीमत अदा करके उस चादर में लिपटे वजूद को लेकर बाहर निकले तो आगे के लाए अमल से जहन बिल्कुल खाली था। मेन रोड पर गाड़ी रोककर वो पहलू में हनूस चादर में सरापा छुपाए बैठी लड़की की जानिब मुतवज्जो हुए, जिसका लहजा और ज़ुबान मगरबी था लेकिन अंदाज मशरकी। अंदाज़ा लगाना कठिन था वो फॉरनर है या फॉरेन की परवरदे, लेकिन दोनों ही सूरतों में उसका हुलिया। उफ, उन्होंने ज़ोर से सर झटका। मैं एक नो मुस्लिम हूँ, लंदन से यहाँ इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई के लिए आई थी, पर मेरा एजेंट धोखे से मेरी सारी सेविंग्स पासपोर्ट सब लेकर भाग गया। फ़ौरन एम्बेसी में रिपोर्ट करने गई तो उन्होंने बजाय एक्शन लेने के अदम तोजही से मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, और जब उन्हीं पुलिस से इज्जत बचाकर भागी तो इन लोगों के हत्थे चढ़ गई। अब मेरे पास अल्लाह की ज़ात पर यकीन के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या आप फिलवक्त मुझे ऐसी जगह छोड़ सकते हैं जहाँ मेरी इज्जत को ख़तरा ना हो? इन्हीं गुमगों की कैफियत में गिरफ्तार देखकर मुख्तसर अल्फाज में उसने अपनी आप बीती बयान करके उनकी मुश्किल आसान की। जवाबन बिना एक लफ्ज़ कहे गाड़ी वापस स्टार्ट करके दूसरी सड़क पर डाली गई और ठीक आधे घंटे बाद गाड़ी दारुल अमान के गेट पर खड़ी थी। मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता, वो बेतासुर लहजे में बोला। शुक्रिया, मैं आखिरी सांस तक आपके एहसान मंद रहूँगी। ममनूनियत से भीगे अल्फाज अदा करती वो सीट से अपनी लॉकेट रखकर अंदर चली गई तो वो लम्हाती फ़िक्र से आज़ाद होकर लॉकेट को पुरसोच निगाहों से देखते डैशबोर्ड में डालकर मुखालिफ सिमत चल पड़ा। उस लम्हाती फ़िक्र से आज़ादी भी लम्हाती ही साबित हुई। ठीक 3 दिन बाद उसी दारुल अमान में पड़ने वाली रेड की खबर टीवी पर देख एक मर्तबा फिर उनकी हसास फितरत उन्हें उसी बेकली की वादियों में ले गई। रह रहकर उस लड़की के अल्फाज जहन में हथौड़े बरसाने लगे, और जब काम ना आया तो अपने क्लास फेलो जिसके वालिद पुलिस में बड़े ओहदे पर थे, उनके ज़रिए वो उसे इस सारे स्कैंडल से निकाल कर एक मर्तबा फिर खुद को मुश्किल में डाल चुके थे। अब मुश्किल पहले से बड़ी थी जिसका हल नज़र नहीं आ रहा था। ना उसके पास कोई सरकारी कागज़ था, ना अपने मुल्क अपने अपनों से रब्ता करने का कोई ज़रिया, और पुलिस और फॉरेन एम्बेसी की गैर इंसानी हरकत से वो जिस कदर हरासां थी उसका जिक्र भी मुश्किल था, कम अज़ कम उसके संभलने तक। वो खुद भी एक तने तनहा लड़की को एम्बेसी के हवाले करने के हक़ में नहीं थे, ये जानते हुए भी कि हर शोबे में रिश्वतखोर, हरामखोर, बदनीयत लोग भरे पड़े हैं किसी भी मासूम को तरनिवाला बनाने के लिए, और अपने घर वो उसे रख नहीं सकते थे। वहाँ ना सिर्फ हवेली के मुस्तकिल मुलाजिम मुकीम थे बल्कि हवेली से भी कोई ना कोई आता जाता रहता। अब एक ही हल है मेरे पास, सुनना चाहो तो बताऊं क्या? अरशद की बात पर दोनों के साथ अंदर बैठे वजूद की हिस्सियात भी अलर्ट हुई थी। तुम निकाह कर लो इस लड़की से। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? झटके से नशिश छोड़ते वो नागवारियत से धाड़े। दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया था जो बिना सोचे समझे, बिना हमसे पूछे गले में ढोल बांध लिया। अरशद की आवाज़ उससे ज़्यादा दरुश थी। इतने बड़े बड़े महान कारनामे तुम अंजाम दे चुके हो, एक मरतबा बाई के चुंगल से, दूसरी मरतबा उसके ख़तरनाक पुलिस केस से रेस्क्यू कर चुके हो। निकाह करने में क्या तकलीफ़ है फिर? फरीद ने भी तंजिया जताया। बकवास बंद करो तुम लोग, मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया है। उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठी में बाल जकड़े थे। तो इंसानियत के नाते निकाह भी कर लो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमें जितनी भी आज़ादी दे दी जाए हमारे पैरों में रिवायतों की जंजीर जकड़ी रहती है। हम अपना असल नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ बागियों के लिए माफ़ी नहीं होती। अब वो
बगावत, वो हदबंदियों के खिलाफ वर्जी मर्जी से की गई हो या मजबूरी से, कोई मायने नहीं रखती। अपनी लापरवाहियों में यके बाद दीगरे गलत कदम उठा चुके शिराज उस्मानी का सर संगीन सूरत हाल का सोच कर ही फट रहा था। अगर उनके खानदान वालों में किसी को भी उनकी इस बेरारवी का मालूम हो जाए तो आगे का तस्वुर भी उनकी रूह लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वो तुम्हें हीरो बनने से पहले सोचना चाहिए था भाई। अब ओखली में सर दिया है तो मुसलों की मार भी सहो। अरशद के सफाकियत से जताने पर इस तरह उनके रगों पैर में चींटियों की तरह रेंगने लगा। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं? तुम बताओ क्या रास्ता है? फॉरेन एम्बेसी वो जाना नहीं चाहती, पुलिस पर इन्हें इतबार नहीं है, अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए इनके पास एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं, और ना ही अपने घर राब्ता करने का आता पता, और बिना किसी पहचान या गारंटी के कौन इन्हें हॉस्टल रूम या घर देगा? और तुम महात्मा देवा इन्हें अपने घर रख नहीं सकते तो क्या भाई के पास छोड़ कर आओगे, या इनसे भी कोई खतरनाक जगह मौजूद है इस दुनिया में जहाँ छोड़ोगे इन्हें? अरशद ने बिला मुबालगा मसदूद राहों पर लगे कुफ्ल दिखाते उसका मुंह चिढ़ाया। निकाह से क्या होगा? अव्वल तो ये कि अपने नाम पर किसी हॉस्टल में रख सकते हो, दूसरा इन्हें सिटीज़नशिप मिल सकती है। मेरे अंकल के ताल्लुकात हैं, मैं मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में, जल्द अज जल्द शनाख्ती कार्ड दिलवाने में, फिर किसी हॉस्टल में डाल देना, या जो आप मुझसे निकाह कर लें, जस्ट अ पेपर मैरिज। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आप मुझसे ताल्लुक़ तो बहुत दूर, रब्ता भी नहीं रखिएगा। ये तक भूल जाइएगा कि कभी हम मिले थे। मैं आपकी सारी उम्र एहसानमंद रहूँगी। दरवाज़ा खोलकर उसी चादर से सरापा छुपाए वो मुल्तजी हुई। फिर पहाड़ सर करने से मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उन्होंने कर लिया। गो के ये कदम सरासर नेक नियति से उठाया गया था, लेकिन वो नहीं जानते थे ये उनकी ज़िंदगी बदल देगा। निकाह के बाद फरीद की खाला के हॉस्टल में 3 महीने का एडवांस देकर उसे शिफ्ट कर दिया गया। अरशद ने चंद ही दिनों में शनाख्ती कार्ड बनवा लिया उनका। मैं आपकी इतनी मदद कर सकता था, आगे आप जो करें। शनाख्ती कार्ड और खाकी लिफाफे में कुछ रकम हवाले करते उन्होंने अलविदा कहा। कभी ना मिलने के लिए उसे अपने तय महफूज मकाम तक पहुंचाकर वो वाकई उस मुलाकात, उससे जुड़े हादसा सब फरामोश करके अपनी ज़िंदगी में वापस मगन हो गए थे। अगर महीनों बाद फाइनल इम्तहान से फारिग होकर वो लोग फरीद की कज़न की बर्थडे पार्टी में फार्म हाउस ना जाते, या तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से वहाँ रात ना ठहरते, तो शायद दोबारा उस कहानी का बाब खुलता ही ना। आपने फिर अपने वालिदैन को मनाया? जी, किस लिए? पार्टी के दौरान फरीद की खाला के सवाल पर वो भौचक्का हुआ था। फरीद मुझे सब बता चुका है। वो मुबहम सा मुस्कुराए। क्या क्या बता चुका है? उनकी अब भी समझ नहीं आई थी। यही कि सुमैया आपकी मनकूहा है, आपके वालिदैन नहीं मान रहे, इसलिए आप अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मजबूरन आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। मैं ज़रा आती हूँ। और सुमैया अंदर है। किसी मेहमान को देख वो माजरत करती अंदर की जानिब इशारा करती बढ़ गई तो वो चकराते दिमाग के साथ फरीद को ढूंढने लगे। तुमने अपनी खाला को कौन सी कहानी सुनाई है? फरीद के सर पर पहुंचते वो बरसे थे। यही कि सुमैया साहिबा एक टूरिस्ट है, तुम दोनों एक हादसे में मिले, हैंडसम हीरो ने ब्यूटी को बचाया और तुम दोनों की धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई। वो तुम्हारे लिए मुसलमान हो गई, उन्हें यहाँ रोकने के लिए तुमने उनसे निकाह कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी फ्यूडल फैमिली मान नहीं रही और तुम उन्हें पूरे मान और इज्जत से अपनाना चाहते हो, इसलिए मजबूरन उन्हें तुम्हें हॉस्टल में रखना पड़ रहा है ना? मिसमराइजिंग फेरी टेल। फरीद ने किसी फेरी टेल सुनाने के अंदाज में पूरी फीलिंग के साथ रट्टा लगा। तुम, वरना क्या तुम्हारी हीरोगिरी की असल कहानी सुना देता उन्हें मैं। फरीद के चढ़कर बोलने पर वो लब भींच गया। यार मसला क्या है? तुम तो वापस अपने गांव जा ही रहे हो। तुम्हारे नाम, तुम्हारे मोतबर हवाले की वजह से खाला उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वो अब एनजीओ में उनकी मदद करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इज़्ज़तदार ज़िंदगी। तुमने इतनी परेशानियां इसीलिए तो मोल ली थी ना। सोचो तुम्हारी नेकी काम आ गई। फरीद के शाना थपथपाने पर भी वो सर तक नहीं हिला सके। तकदीर की साजिशों की एक लंबी फहरिस्त ने एक और सिक्का उछाला। पार्टी के दौरान ही अचानक मौसम के तेवर बदल लेने की वजह से फरीद की खाला ने उन्हें वहीं रोक लिया, जबकि शिराज उस्मानी जल्द अज जल्द वहां से जाना चाहते थे। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ियाँ अभी बाकी थीं। शायद रात सोने के लिए सबको कमरा दिखाते अस्मा साहिबा उसे लेकर एक कमरे के बाहर आन खड़ी हुई। ये कमरा सुमैया के ज़ेरे इस्तेमाल है। जी। उन्होंने नासमझी से उन्हें देखा। सुमैया एक बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची है। वो साबिर बच्ची ज़ुबान से नहीं कहती, लेकिन आपकी कमी हर लम्हा महसूस करती है। बहुत अकेली है अंदर से वो। आपके ख़ानदान वाले मान जाएंगे कभी ना कभी। आप दोनों जब इंतहाई कदम उठा ही चुके हैं तो खुद पर जब्र नहीं करें। उस बच्ची को उसके हिस्से की खुशियाँ दें। वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ चुकी है, आप उन्हें छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा?
उनके फिक्रिया लफ्ज़ों में छुपे मफ़हूम की समझ कर उन्होंने निगाह झुकाई। वो जानती नहीं आप आए हैं, आपको देखकर खुश हो जाएगी। और फिर उनके अंदर जाने तक वो वहीं खड़ी रही। उनके चारों नाचार कमरे में कदम रखकर दरवाज़ा बंद करते नीम अंधेरा कमरा खटखट की आवाज़ के साथ यकायक रोशनी में नहाया। आप हड़बड़ाहट में लाइट डालकर मुड़ी वो दरवाजे में इस्तादा वजूद को देख अपनी जगह साकित हुई। दूसरी जानिब शिराज उस्मानी भी अपनी जगह मुंजमद हुए। एक से बढ़कर एक ठिठका देने वाले हुस्न से उनका पाला पड़ा था, लेकिन पाकीज़गी में लिपटा ये हुस्न जादू मंतर किसी तलिस्म की मानिंद उनके हवास सल्ब कर गया। इस कदर मुकम्मल हुस्न चाँद से तशबीह देना भी उस बेदाग हुस्न के साथ ज़्यादती थी। एक फसूं फूंका गया था, एक विर्द तारी हुआ था। हुस्न के कुछ खास परिस्तार ना होने के बावजूद उनके माबैन मौजूद पाकीज़ा रिश्ते की अनदेखी कशिश ने उन्हें बांध लिया था। रात कतरा कतरा पिघल गई थी। नई सुबह शिराज उस्मानी के लिए ढेरों पशेमानी लेकर तुल हुई। मैं आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फ़िक्र करने की ज़रूरत। आप हमारे शोहर, हमारे मसीहा हैं। आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए ज़िंदगी का हासिल है। शुक्रिया मुझे मोतबर करने के लिए। अकीदत और ममनूनियत से लबरेज़ अल्फाज ने उन्हें हैरान कर वो एक मर्तबा फिर उनकी ज़िंदगी से खामोश हवा की तरह गुजर गई। इम्तहानात के बाद वो गांव लौट गए थे। ज़ोहरा उस्मानी की शादी की तैयारियां हवेली में अरूज पर थीं। पड़ोसी गांव के सरदार से उनका निकाह तय पाया था। सब बहुत खुश थे। हवेली में जश्न और शादमानी का समा बंधा था। जब अचानक लड़के वालों की जानिब से रिश्ता ख़त्म करने का पैगाम हर सू सफ़े मातम बिछा गया। वजह दरियाफ़्त करने पर जो वजह सबूत के साथ पेश हुई वो शिराज उस्मानी की हस्ती तहस नहस करने के लिए काफ़ी थी। तवाइफ़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरफा से हम कलाम करना अपनी तौहीन समझते हैं, कुजा रिश्ता रखना। ये अल्फाज नहीं, वो ज़िल्लत का जन्नाटेदार थप्पड़ था जो उस्मानी ख़ानदान के मुंह पर भरी महफिल में मारा गया था। 7 मुख्तलिफ बदनाम महफिलों में ली गई तस्वीरें, खासकर वो लाखों का चेक जो वहाँ की बदनाम लड़की को ख़रीदने के लिए कीमत के तौर पर दिया गया था। नदामत किया था गहराइयों में धंसते गए शिराज उस्मानी के पास गर्दन उठाने की हिम्मत बाकी नहीं थी। वो अपनी सफाई की दुहाई भला किस तरह देते। फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। शफकत के मोती लुटाने वाले बाप ने उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था। दोस्त जैसे भाई ने कलाम करना तर्क कर दिया। जान निछावर करने वाली दोनों बहनों की आंखों में अब नफरत ही नफरत थी। वो इज्जत और गैरत पर मर मिटने वाले लोग थे। उनके लिए तवाइफ लफ्ज़ को ज़ुबान तक लाना भी कबीरा गुनाह था। और शिराज उस्मानी वक्त की बेरहम करवट ने हंसते खेलते शिराज उस्मानी का हुलिया ही बदल दिया। पशेमानी के ईंधन में जलते वो हर सुबह माफ़ी की उम्मीद लेकर बेदार होते और रात नाउमीदी की कुफस में गिरफ्तार करवटें बदलते, ज़मीर की अदालत में सर पटकते गुजार देते। शहर वालों से वो सारे ताल्लुकात ख़त्म करके गांव के होकर रह गए। हत्ता के फरीद और अरशद से भी राब्ता नहीं रखा। कभी भूली बिसरी याद की तरह वो चांद चेहरा तसव्वुर में उतर आता तो फीका सा मुस्कुरा देते। अब तो वो अपने मुल्क लौट भी चुकी होगी। दिल होले से तसल्ली आमेज़ सरगोशी करता।